आज हम लोग एक नए पॉइंट पर चर्चा करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोग बराबर चर्चा कर रहे थे समावेशी शिक्षा क्या है, और समावेशी शिक्षा के बारे में हम लोग निरंतर अध्ययन कर रहे थे। आज हम लोगों का टॉपिक होगा निःशक्त व्यक्ति। निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 जो एक्ट बना, पर्सन विद डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन एंड ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995। आज हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि 3 एक्ट जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यहाँ पर हमको अध्ययन करने हैं। उसमें सबसे पहला एक्ट 1995 में आया था। 1995 में जो निःशक्त व्यक्ति अधिनियम भारत के राष्ट्रपति द्वारा 1 जनवरी 1996 को स्वीकृत इसकी प्राप्ति थी, उसमें बताया गया था कि एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में निवास कर रहे निःशक्त व्यक्तियों को पूर्ण भागीदारी और समानता संबंधी अपील को प्रभावी बनाने के लिए ये अधिनियम लाया गया। और इसके लिए निःशक्त जनों को जो है 1993 से 2002 की शुरुआत हेतु आयोजित सभा में 1 से 5 दिसंबर 1992 में भी निःशक्त जनों की संपूर्ण भागीदारी व समानता का महत्व दिया गया था। ये अधिनियम जो बना हुआ है, इस अधिनियम में भारत जो है केवल एक हस्ताक्षर करता है, केवल एक सिग्नेटरी है, और इसकी व्यवस्थाओं को कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसका प्राइमरी जो प्राथमिक इसका उद्देश्य था, प्राथमिक क्या था कि ये जो अधिनियम है, कोई भी अधिनियम होता है किसी व्यक्ति का एक नाम दिया जाता है, तो इस अधिनियम को निःशक्त जन असमान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 कहा जाएगा। और ये नियम जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरे देश में लागू था। यह उस तारीख को प्रवृत्त समझा जाएगा जो कि केंद्रीय सरकार अभिसूचना द्वारा निर्धारित करे। ये सभी एक्ट के साथ होता है, ये 3 चीजें कॉमन होती। कोई भी एक्ट हमारा जारी होता है तो उस पर कंडीशन लगी होती कि जिस डेट में अभिसूचित होगा उसी डेट से ये आगे फॉलो होगा। और जनरली हमारे जितने भी एक्ट अभी तक बने हैं सबके साथ ये लगा हुआ रहा है कि ये जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, क्योंकि जम्मू कश्मीर को अभी भारत का अंग पूर्ण रूप से नहीं माना गया है। तो अब इस अधिनियम से जो मुख्य परिभाषाएं थी वो क्या थी? मेन परिभाषा समुचित सरकार से है। इसमें समुचित सरकार शब्द का प्रयोग किया गया है। समुचित सरकार क्या है? समुचित सरकार शब्द का अर्थ है कि केंद्रीय सरकार या वह सरकार जो पूर्णतः या पर्याप्त रूप से वित्त पोषित किसी स्थापन या छावनी अधिनियम 1924 के अधीन गठित छावनी बोर्ड के संदर्भ में केंद्रीय सरकार, जो छावनी बोर्ड 1924 है वो हो, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, केवल यही लोग हो सकते हैं, और जो कि वित्त पोषित हो। अगर वित्त पोषित नहीं है तो समस्या रहेगी, वित्त पोषित नहीं है तो उस पर कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। दूसरी चीज राज्य समन्वय समिति, जो राज्य समन्वय समिति है, और राज्य कार्यपालिका समिति राज्य सरकार, ये सभी उसके हिस्से होंगे। दूसरा शब्द इसमें प्रयोग किया गया अंधता। अंधता शब्द का अर्थ है कि वह उस चीज को निर्दिष्ट करती है जहां दृष्टि का पूर्ण अभाव हो। अंधता शब्द को हम वैसे व्याख्या कर सकते हैं जहां पर दृष्टि का पूर्ण अभाव हो, दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा हो, या दृष्टि सुधारक लेंसों के साथ बेहतर शिक्षा। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि 6x6 की निगाह होनी चाहिए, तो वह चीज इसमें कंपलसरी है। फील्ड ऑफ विजन जो कि 20 डिग्री या उससे बेहतर होना चाहिए। तीसरी चीज आती केंद्रीय समन्वय समिति। केंद्रीय समन्वय समिति की धारा 3 की उपधारा 1 के अंतर्गत अधीन केंद्रीय समन्वय समिति का अर्थ है कि केंद्रीय कार्यपालिका समिति, इसकी धारा 9 की उपधारा 1, और मुख्य आयुक्त शब्द का जो प्रयोग किया गया है उसका सीधा सा मतलब है कि धारा 57 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त मुख्य आयुक्त शब्द इसमें प्रयोग किया गया है। इस तरीके से इसमें कई शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे श्रवण शक्ति का ह्रास। श्रवण शक्ति का ह्रास, इसका सीधा सा मतलब है कि सुनने की क्षमता में कमी। मतलब सीधा सा है कि जिसके पास सुनने की क्षमता 60 डेसिबल या अधिक की हानि हो, जिसके पास 60 डेसिबल या उससे अधिक की अगर हानि है तो वो सुनने की शक्ति में कमी कहलाता है। निःशक्त व्यक्तियों के लिए संस्था, इससे मतलब है कि प्रवेश, देखरेख,
संरक्षण, शिक्षा, प्रशिक्षण या किसी अन्य सेवा के लिए, किसी अन्य सेवा के लिए ये संस्था जो है उस पर कार्य नहीं कर रही है। अभी शिवानी गुप्ता ने ये मैसेज डाला है कि सर अब जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं है ये एक्ट, अब तो 370 हट गई है। आपको बताना चाहेंगे धारा 370 अभी पूर्ण रूप से नहीं हटी है, आप उसका पूर्ण अध्ययन करें। धारा 370 की उप धारा 2 और 3 को हटाया गया है, धारा 1 अभी भी लागू है। अभी पूर्ण रूप से धारा 370 नहीं हटी है। ये हमारे न्यूज़पेपर और मीडिया का खेल है जो हमें बता दिया गया कि धारा 370 पूर्ण रूप से हट गई है। अभी धारा 370 के 2 ही पार्ट हटाए गए हैं, जिसमें कि जो मुख्य बिंदु दिए गए थे कि बाहरी लोग वहां पर जमीन नहीं खरीद सकते हैं, वहां नहीं रह सकते हैं, वहां नागरिकता का अधिकार नहीं है, खाली वही पार्ट हटाया गया है कि लोग जाकर के वहां पर रह ले, बाकी अभी नहीं हटाया गया है। अभी पूर्ण रूप से जब धारा 370 हट जाएगी तो यह एक्ट वहां पर भी लागू हो जाएगा। अब देखिए, इसी के बाद निःशक्तता का निर्धारण और शीघ्र कैसे पता लगाया जाना है हमको, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो निःशक्तता की आवृत्ति के लिए हम पद्धतियों का संवर्धन करेंगे कि कैसे पता लगे कि वह व्यक्ति निःशक्त है, उस व्यक्ति के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही कि हमें पता लग रहा है कि वो डिस्टर्ब कर रहा है, वो गड़बड़ कर रहा है। तो निःशक्तता के लिए कैसे करेंगे, हम काम करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है उसमें कर्मचारियों को हम प्रशिक्षण देंगे, प्रशिक्षण देने की सुविधाओं की व्यवस्था करेंगे कि वो यह पता लगा सके कि सामने वाला व्यक्ति निःशक्त है कि नहीं है, वो मेंटल डिसेबल है, सुन नहीं पा रहा है, बहिरा है, गूंगा है, क्या है, ये सभी चीजें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से पता लगे। उसके अलावा माता और संतान की प्रसवकालीन और प्रसव पश्चात देख रेख के उपाय करेंगे, क्योंकि बहुत से केसेस ऐसे आते हैं कि माता के प्रसव पूर्ण और प्रसव के पश्चात कुछ ऐसी समस्याएं हो जाती हैं जिससे कि इस तरीके की निःशक्तता आ जाती है। तो अगर हम देख रेख करेंगे तो हो सकता है इस तरीके की निःशक्तता आने में थोड़ी सी कमी आ जाए, इसकी दर घट जाए। इसके अलावा विद्यालय, पूर्ण विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और ग्राम स्तर के कार्यकर्ताओं, साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी का इस समय बहुत ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है वो, उनके माध्यम से जनता को अगर हम शिक्षित करेंगे तो शायद कुछ फायदा हो सके। इन सभी के साथ साथ अभी मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, शिक्षित। शिक्षित का मतलब सीधी सा है कि अगर शिक्षा प्रदान की जाए, अगर हम शिक्षा लगातार दें तो शायद इसमें कमी आ जाए। मतलब सीधा सा है कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक निःशक्त बालक, चूंकि देखिए एक तो पीछे से गड़बड़ हो गया है, आगे के लिए हमें ध्यान देना है कि आगे कोई प्रॉब्लम ना होने पावे, तो प्रत्येक निःशक्त बालक को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर उचित वातावरण में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो जाए, इसका भी हमें विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। साथ ही साथ निःशक्त विद्यार्थियों का सामान्य विद्यालयों में एकीकरण के संवर्धन का हम प्रयास करेंगे कि सामान्य विद्यालयों में ये लोग पढ़ सकें। निःशक्त बालकों के लिए ऐसे विद्यालयों की हम व्यवस्था करेंगे जहां पर व्यावसायिक प्रशिक्षण हो। निःशक्त है लेकिन फिर भी उन्हें अगर व्यावसायिक प्रशिक्षण मिलता जाएगा तो समस्याएं हमारे साथ कम होती चली जाएगी। 16 वर्ष या उससे अधिक की आयु के समूह में, आयु समूह के बालकों के लिए क्रियात्मक साक्षरता की हम व्यवस्था करेंगे। क्रियात्मक साक्षरता मतलब आप समझ रहे हैं कि वर्किंग, किस तरीके से हम उनको ऐसी चीजें सिखा दें कि वो स्वयं कार्य करने लगे, उनको कार्य करना सिखावें। जब इस तरीके की चीजें सीख जाएंगे तो निश्चित रूप से 18 वर्ष की उम्र प्राप्त करने के पश्चात बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। 2 साल उसका क्रियात्मक प्रशिक्षण दिया जाएगा, वर्किंग दी जाएगी कि किस तरीके से हमें काम करना है। इसके अलावा क्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक और अन्य संचार माध्यमों के साथ कक्षा और परिचर्चा का व्यवस्था करना। जैसे कि आज हम लोग लगे हुए हैं कि हम लोगों को कोरोना के कारण सबको दूर कर दिया गया है, एक दूसरे के साथ नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने अपना एक प्रयास किया और आज हम लोग उसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, संचार साधनों के माध्यम और इंटरनेट डिवाइसेस का प्रयोग करके आज सब लोग एक दूसरे के सामने हैं और शायद अध्ययन कर पा रहे हैं। इसकी हमें बहुत जरूरत है, क्योंकि हमें स्थितियों के साथ, जो हमारे साथ स्थितियां परिस्थितियां हैं, उनसे तालमेल बिठाना है। और यही कार्य
उन लोगों के साथ भी करना है जो मेंटल रूप से डिसेबल हैं या किसी भी तरीके की उनके साथ अपंगता है, उन सब का भी हमें ध्यान देना है कि किसी तरीके की दिक्कत ना होगा। इसके लिए जो खास चीज है वो ये है कि जो भी सरकारें हैं वो पर्याप्त संख्या में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं स्थापित करें, वहां पर छात्रों के पढ़ने की व्यवस्था हो और ऐसे शिक्षक तैयार किए जाएं जो कि निःशक्त लोगों को पढ़ाने में डरे नहीं, घबराए नहीं। क्योंकि प्राय देखा जाता है कि हम क्लास में जाते हैं, क्लास में अगर 40 बच्चे हैं, 40 में से 5 बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ने में कम मन लग रहा है। निश्चित रूप से जो जिनका पढ़ने में कम मन लगता है वह भी निःशक्त की ही श्रेणी में आते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन मस्तिष्क में थोड़ी बहुत समस्याएं बनी रहती हैं। वो समस्याएं कैसे दूर हो इनका भी हमें निरंतर अध्ययन करना है। और जो इस तरीके से कक्षा में नहीं समझ पा रहे, ये भी निःशक्त की ही श्रेणी में आते हैं। तो हमें ऐसी व्यवस्था करनी है कि हर व्यक्ति जो भी हमारे सामने कोई भी निःशक्त ना रहे। कक्षा के 40 बच्चे तो 40 बच्चों पर भी फोकस सबका होना चाहिए। और फोकस तभी होगा जब हम नियमित तौर पर एक एक कक्षा के एक एक बच्चे पर अपना फोकस करेंगे। तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए, हमें ऐसे शिक्षकों का निर्माण करना है। चूंकि हम तो निर्माण करना ही कहेंगे, क्योंकि हम टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में हैं और टीचर का मतलब है कि आप लोग टीचर बनने जा रहे हैं। तो ऐसे शिक्षक तैयार करने हैं जो कक्षा के अंदर उपस्थित प्रत्येक छात्र पर बराबर निगाह अपनी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। जनरली क्या होता है कि टीचर जो बच्चा सबसे अच्छा होता है, जो पढ़ने में बहुत अच्छा होता है, उसकी ओर तो अपना फोकस कर देते हैं, बाकी की ओर अपने फोकस नहीं कर पाते। लेकिन हमें इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि हमें इंडिविजुअल एक एक बच्चे पर अगर हम फोकस करेंगे तभी शायद इस तरीके की समस्याओं से निजात मिल सकेगी। इसके अलावा और हमें क्या उपाय करने? निःशक्त बालकों के पुनर्वास के लिए उनके माता पिता की शिकायतों को दूर करने के लिए एक हमें प्लेटफॉर्म बनाना होगा कि जब बच्चा जाएगा, गार्जियन का एक भाई से सुनाई नहीं देता, तो कोई ऐसी जगह है जहां पर उसकी बातें हम कर सके, उसको समझा सके, सुना सके कि किस तरीके से तुम्हारी समस्याएं दूर की जा सकती हैं। इन सब की हमें व्याख्या वहां पर करनी होगी। इसके बाद सबसे बड़ी बात आती है नॉन डिस्क्रिमिनेशन। इस समय डिस्क्रिमिनेशन की बहुत तेजी से चर्चा आ रही है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब किसी भी प्रकार का भेद न किया जाए, विभेद न किया जाए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, परिवहन सेक्टर में जाते हैं, गाड़ियों में जाते हैं, वहां पर क्या है कि एक व्यक्ति जो पैर से अपंग है वो वहां पर नहीं चढ़ पा रहा है। हालांकि अब तो ऐसी गाड़ियां भी बनने लगी हैं कि अगर वो पैर से नहीं चल पा रहा है तो वो स्लोप दे दिया गया, स्लोप के जरिए चढ़ जाता है। तो इस तरीके के भी हमें उपाय करने पड़ेंगे कि निःशक्त व्यक्तियों के लिए भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। जैसे रेल के डिब्बे हैं, बस है, जलयान है, वायुयान है, इनमें ऐसे डिब्बे बनाने हैं कि जो निःशक्त व्यक्ति हैं वहां पर आसानी से पहुंच सके। उसमें जो है वहां पर जहां पर भी ये भी प्लेटफॉर्म्स हैं, प्लेटफॉर्म में प्रतीक्षा घर ऐसे बने होने चाहिए जहां पर ये लोग आसानी से पहुंच सके। व्हील चेयर का प्रयोग करने के लिए व्हील चेयर का प्रयोग करें और सुगमता से कर सके, जिससे वहां तक पहुंच सके। और साथ ही साथ जो दृष्टिहीन और कम दृष्टि वाले व्यक्ति हैं उनके लिए जेब्रा क्रॉसिंग की सतह को थोड़ा सा उत्कीर्ण करना, थोड़ा सा उठा देना कि उन्हें पता लगे कि यहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग है। समुचित स्थानों पर चेतावनी संकेत को लगाया जाए। सार्वजनिक भवन में रैंप स्थापित किए जाए जहां पर भी सार्वजनिक जैसे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं या किसी कोई भी ऑफिस है जहां पर सभी लोगों का आना जाना होता है, सभी का आवागमन होता है, ऐसी सभी जगहों पर रैंप की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर रैंप बना हुआ है तो उसके सहारे हर व्यक्ति चढ़ सकता है। उसके अलावा जो लिफ्ट है, क्योंकि अब तो लिफ्ट का बहुत प्रयोग होने लगा है, लिफ्ट में ब्रेल प्रतीकों का प्रयोग किया जाए। जो ब्रेल प्रतीकों प्रयोग किए जाए और श्रवण संकेत लगाए जाए जिससे कि उन लोगों में दिक्कत ना हो सके। इसके बाद 9वां पॉइंट आता है अनुसंधान और जनशक्ति विकास, रिसर्च एंड मैन पावर डेवलपमेंट। रिसर्च क्या है कि जो भी चीजें हैं वो अनुसंधान में ऐसा रिसर्च करें, कैसे निःशक्तता निवारण कैसे हो,
पुनर्वास कैसे हो, सहायक युक्तियों का विकास कैसे है जिसमें मनोवैज्ञानिक पहलू है, सामाजिक पहलू है, ये सभी उसके अंतर्गत आते हैं। उस बच्चे के कार्य के बारे में पता लगाया जाए कि वह कौन सा कार्य कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, उसकी रुचि किसमें है, जिसमें रुचि है उसी में उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। हाँ, ओम जी गुप्ता ने एक क्वेश्चन किया है, दिव्यांग और निःशक्त एक ही बात है, इसमें कोई अंतर है? दोनों एक ही बात है, दिव्यांग और निःशक्त दोनों में कोई अंतर नहीं। निःशक्त भी वही है, वही दिव्यांग है। अगर हम दोनों को कहें तो दोनों में कोई भी अंतर नहीं। अच्छा, और अनुसंधान जनशक्ति विकास में जो भी कार्यालय और कारखाने हैं उनमें उनका रूपांतरण किया जाए कि अगर 10 लोगों की भर्ती की जा रही तो 1-2 निःशक्त या दिव्यांग लोग भी वहां पर रखे जाए। निःशक्त व्यक्तियों के लिए संस्थाओं को मान्यता क्या दी जाए? जो डिसेबिलिटी लोगों के बीच में है, जो डिसेबल है, मेंटल डिसेबल है या फिजिकल डिसेबल है, उन सभी के बीच में जो भी समस्याएं आ रही हैं उनको कैसे किया जाए, तो उसके लिए भी बताया गया है कि ऐसा अनुरक्षण दिया जाए। जैसे लोग क्या करते हैं, आजकल एक बहुत बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, क्योंकि हर जगह नौकरी वगैरह में कोटा चलने लगा है कि अगर विकलांग है तो विकलांग को ये सुविधा मिलेगी, इतने प्रतिशत आरक्षण है। तो लोग क्या करते हैं, जो वास्तविक तौर पर विकलांग है वो तो उसका लाभ नहीं उठा पा रहे, लेकिन जो वास्तविक तौर पर विकलांग नहीं है वो भी जो क्या है कि रजिस्ट्रीकरण सोसाइटीज और इस तरीके से जाकर के हॉस्पिटल्स में जाकर के फर्जी तरीके से अपना दिव्यांग का सर्टिफिकेट भी बनवा रहे हैं। इस पर रोक लगनी चाहिए कि किसी भी स्थिति में ऐसे लोगों को बिल्कुल दूर रखा जाए कि फर्जी तरीके के सर्टिफिकेट ना बन पाए। इसके लिए ऐसा कुछ व्यवस्था की जाए कि जहां पर लोग अप्लाई करें, आवेदन करें अपने सर्टिफिकेट के लिए, वहां पर कुछ सख्तियां होनी चाहिए, कुछ सख्ती हो कि बच्चा जो है जो भी जाए उसका पूर्ण रूप से उसकी जांच की जाए और एक ही दिन में उसका सर्टिफिकेट ना बनाया जाए, उसको महीने, 2 महीने, 3 महीने तक धीरे धीरे उस पर वाच किया जाए, उसकी जांच कराई जाए और पूर्ण जांच होने के बाद यदि वास्तविकता में वो सही है तभी उसका जो है प्रयोग किया जाए और तभी उसको सर्टिफिकेट दिया जाए। लेकिन प्रमाण पत्र देने से इनकार ना किया जाए, प्रमाण पत्र दिया जाए उतना ही दिया जाए जितने की उसको आवश्यकता है। अगर 10% का है तो 10% का दिया जाए, 20 का है तो 20 का दिया जाए। अब देखिए इसके बाद आगे क्या है, जो गंभीर रूप से निःशक्त व्यक्ति है, जो बहुत ज्यादा जिनके साथ डिसेबिलिटीज है, वहां पर क्या करना है? तो जो गंभीर रूप से निःशक्त व्यक्ति हैं उनके लिए संस्थाएं होनी चाहिए। जो संस्थाएं हैं वो संस्थाओं की स्थापना और अनुरक्षण कर सके। साथ ही प्रत्येक संस्था ऐसी रीत से अनुरक्षित की जाए, ऐसे सिस्टम से प्रत्येक संस्था को अनुरक्षण किया जाए जो सभी शर्तें पूरा करे। गंभीर का मतलब क्या है? गंभीर का सीधा सा मतलब यह है कि जिसके साथ प्रॉब्लम ज्यादा हो वही गंभीर है। इसके साथ ही साथ सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा भी दी जाए। सामाजिक सुरक्षा में क्या है? जैसे निःशक्त कर्मचारियों के लिए बीमा स्कीम लगा दी जाए, बीमा स्कीम हो, बीमा स्कीम के साथ साथ बेरोजगारी भत्ता उनको दिया जाए, कुछ ना कुछ उनके साथ अतिरिक्त व्यवस्था की जाए जिससे कि कोई भी दिक्कत ना आवे। जो भी सरकारें हैं वो अपनी आर्थिक क्षमता, विकास की सीमाओं के भीतर ऐसे निःशक्त व्यक्तियों के लिए जो विशेष रोजगार कार्यालय में 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक के लिए अधिक समय से रजिस्टर्ड है और जिन्हें अभी तक किसी भी लाभप्रद उपजीविका के लिए नहीं लगाया जा सका है, उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। जहां तक कि हम लोगों की सरकारों में क्या होता है, बोले बेरोजगार है, कोई भी व्यक्ति जिसका रजिस्ट्रेशन है बेरोजगार है, तो ऐसी स्थिति में जैसे ही पता लगता है कि बेरोजगारी भत्ता मिलने वाला है तो लोग बेरोजगारी में अपना रजिस्ट्रेशन ढेरों लोग करवा लेते हैं। तो इस बेरोजगारी भत्ता जो दिव्यांग हैं और या निःशक्त हैं, इन सबके लिए बेरोजगारी भत्ते की भी कंडीशन ये लगी होनी चाहिए कि अगर 2 वर्ष से अधिक समय हो गया है और उसको जो है कोई भी अच्छा जॉब नहीं मिल पाया है, ऐसी कंडीशन में ही केवल बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, इसके अलावा बेरोजगारी भत्ता ना दिया जाए। और अंत में इसका जो मूल्य है वह यह कहलाता है
कि निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित किसी फायदे का जो भी व्यक्ति कपटपूर्वक उपभोग करेगा, कपटपूर्वक मतलब गलत तरीके से उपभोग करेगा, फर्जी तरीके से उपभोग करेगा, तो उसके लिए कारावास की व्यवस्था हो और उसे कम से कम 2 वर्ष की कारावास दिया जाए अथवा 20,000 रुपए या दोनों ही दिए जाएंगे। इसके अलावा मुख्य आयुक्त और उनको उपलब्ध कराए गए अधिकारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में लोक सेवक समझा जाएगा। साथ ही जो भी संपूर्ण सरकारें हैं हमारी, वह ऐसे उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम अधिसूचना बनाएंगी। वे भत्ते जो सदस्य धारा 4 और 7 के अंतर्गत वो प्राप्त करेंगे और इसके साथ ही साथ वह प्रारूप जो वार्षिक जो रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट के आधार पर रिपोर्ट धारा 65 की उपधारा 1 के अधीन तैयार की जाएगी और इस तरीके से इन पर निःशक्त लोगों पर हम लोग चर्चा कर सकेंगे। अब देखिए, निःशक्त की अभी तक चर्चा कर रहे थे। निःशक्त जरूरी नहीं कि जो निःशक्त होगा वो दिव्यांग होगा, और ये जरूरी नहीं कि जो दिव्यांग होगा वो निःशक्त होगा, ये कंपलसरी नहीं है। हाँ, दोनों एक साथ भी हो सकते हैं और दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। इसीलिए दिव्यांग जन के लिए भी अधिनियम बनाया गया, और दिव्यांग जन का जो अधिनियम बनाया गया, जिसको हम लोगों ने पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 कहा है, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 ये लाया गया। तो दूसरा एक्ट हमारा है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016, पीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016। इसमें क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 13 दिसंबर 2006 को दिव्यांग जनों के अधिकार और उनके लिए अभी समय पर जो है अंगीकृत किया था। उसमें उन्होंने देखा कि समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में उनको सम्मिलित किया जाए, अवसर की समानता हो, पहुंच पुरुषों और स्त्रियों के बीच में समानता हो, दिव्यांग बालकों की बढ़ती हुई क्षमता के लिए आदर और दिव्यांग बालकों की पहचान परिरक्षित करने के लिए उनके आदर। भारत उक्त समय का एक हस्ताक्षर करता है, ये भी सिग्नेटरी ही है, और भारत ने 1 अक्टूबर 2007 को उस समय इसका अनुसमर्थन किया था। उसके बाद ये जो है अधिनियम पर धीरे धीरे वर्क हुआ, और अधिनियम पर वर्क होते होते 2016 में अधिनियम बना, जिसका नाम रखा गया दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016। अब जो दिव्यांग जन अधिकार नियम 2016 है, इसमें भी सब कुछ लगभग वही स्थितियां हैं। दिव्यांगजन ऐसे दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और संवेदीहीन वाले व्यक्ति से अभिप्रेत है, जिसमें बाधाओं को सामना करने के साथ साथ व्यक्तियों के साथ समान रूप से पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में रुकावट उत्पन्न होती है। उच्च सहायता की आवश्यकता वाला दिव्यांगजन धारा 58 की उपधारा 2 के खंड का में अधीन दिव्यांगजन अभिप्रेत है, जिसमें उच्च सहायता की उन्हें आवश्यकता है। अब इसमें जो विशेष रोजगार कार्यालय है, विशेष रोजगार कार्यालय, पुनर्वास और विशेष रोजगार कार्यालय, दो चीजों की बात करते हैं। तो पुनर्वास में क्या है, अनुकूलतम शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक, मानववैज्ञानिक, पर्यावरणीय और सामाजिक कार्य के स्तर को बनाए रखने के लिए समर्थ बनाने के उद्देश्य से प्रक्रिया की जाती है। और विशेष रोजगार में क्या है कि ऐसे व्यक्ति के संबंध में जो दिव्यांग जनों में से कर्मचारियों को लगाना चाहते हैं, वो विशेष रोजगार कार्यालय आते हैं, जहां पर स्पेशलिटी हो। इसके अलावा अधिकार और हकदारी क्या है इसमें, दिव्यांग महिला और बालक, जो भी सरकारें हैं वह इस तरीके की व्यवस्था करेंगे कि दिव्यांग स्त्री और बालक अन्य लोगों की भांति समान रूप से अधिकारों का अपना उपभोग करें, सबकी तरीके वो भी अपने अधिकारों का उपयोग करें। सामुदायिक जीवन उनका क्या होगा, सामुदायिक जीवन में यह व्यवस्था की गई कि ऐसे गृह आवास जिनमें
आय और लिंग को सम्यक ध्यान देते हुए जीवन के सहारे को बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यक्तिगत सहायता सम्मिलित है, वहां पर भी ये चीज होनी चाहिए। क्रूरता और अमानवीय व्यवहार से संरक्षण। क्रूरता क्या है? संसूचना की पहुंच योग्य पद्धतियों, साधनों और रूप विधानों के माध्यम से अभिप्राप्त कर स्वतंत्र और समुचित सम्मत के बिना और समुचित सरकार द्वारा प्रयोजन इस विहित रीत से होना चाहिए कि ऐसी दिव्यांगता के अनुसंधान के लिए समिति की पूर्व अनुमति, जिसमें आधे से ज्यादा सदस्य या तो दिव्यांगजन हो या रजिस्ट्रीकृत संगठनों के सदस्य हों, ये जरूरी है। दुरुपयोग, हिंसा और शोषण से संरक्षण। जो भी समुचित सरकार है, दिव्यांगजनों का दुरुपयोग ना हो, शोषण ना हो और उनको रोकने के लिए व्यवस्था हो कि कोई भी घटना ना हो पावे। संस्थाएं लोगों के अंदर जन जागरण प्रदान करेंगी, जनता को सूचना उपलब्ध कराएंगी कि किसी भी तरीके की कोई भी समस्या किसी भी के भी साथ ना हो। दिव्यांगजनों को जोखिम, सशस्त्र संघर्ष, मानवीय आपात स्थिति और प्राकृतिक आपदाओं की दशा में भी समान संरक्षण और सुविधा उत्पन्न कराएंगी। गृह और कुटुंब। घर और कुटुंब की क्या स्थिति होती है? किसी भी दिव्यांग बालक की दिव्यांगता के आधार पर सिवाय किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के यदि बालक में सर्वोत्तम हित में अपेक्षित हो तो अभिभावकों को पृथक नहीं किया जाएगा। जहां अभिभावक दिव्यांग बालक की देखरेख करने में असमर्थ है तो सक्षम न्यायालय ऐसे बालक को उसके नजदीकी नातेदारों के पास रखेगा और ऐसा न हो पाने पर जो कुटुंब क्या परिवेश है, पारिवारिक परिवेश है, उसमें समुदाय में आपदिक दशाओं में समुचित सरकारों या गैर सरकारी संगठनों के बीच में या उनके साथ जो उनके आश्रय स्थल बनाए गए हैं वहां पर वो उसको रखेगा। प्रजनन का अधिकार। समुचित सरकारें ये भी सुनिश्चित करेंगी कि दिव्यांग जनों की प्रजनन और परिवार नियोजन के बारे में समुचित जानकारी सभी तक पहुंचे। दिव्यांग जन को ऐसी किसी भी चिकित्सा प्रक्रिया के अधीन नहीं किया जाएगा जिसका परिणाम उसकी सहमत के बिना बांझपन होता है। इसके बाद मतदान की बात आती है। भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग ये सुनिश्चित करेंगे कि यदि मतदान स्थल दिव्यांग जनों की पहुंच में है और निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित सभी सामग्री उनके लिए सहजता से समझने योग्य और उनकी पहुंच में हो। यह जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग की है कि प्रत्येक दिव्यांग जन को वोटिंग राइट दिया जाना है। न्याय तक पहुंच। न्याय के लिए जो भी दिव्यांग जन है, जो कुटुंब से बाहर आते हैं, जिन्हें विधिक अधिकारों के प्रयोग के लिए अधिक सहायता की आवश्यकता है, समुचित सहायता और प्राप्त करने के लिए वो कदम उठाते हैं और उसके लिए लोग दस्तावेज सुगम रूप से प्राप्त हो, सुगम रूप से आसानी से प्राप्त हो जाएं। जो फाइल करने वाले विभाग हैं जैसे रजिस्ट्रीकरण विभाग, तो अभिलेख कार्यालय है, सुगम रूप में दस्तावेज और साक्ष्य जो भी हमारा फाइलिंग का प्रोसेस है उसमें आवश्यक उपस्कर की नियुक्ति हो और वो एक आसानी से वहां पर कर सके और ऐसे जितने भी ऑफिस हैं वहां पर उनके आने जाने पर किसी भी प्रकार की पाबंदी ना हो और यदि आने जाने में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसकी व्यवस्था की जाए। प्रत्येक सरकार दिव्यांगजन के जीवन से संबंधित सभी पहलुओं में समान व्यक्तियों के समान आधार पर विधिक सामर्थ्य का उपभोग करेगी और विधि के समक्ष, ला के समक्ष अन्य व्यक्तियों के रूप में समान मान्यता का अधिकार प्रदान करेगी। अब जो शिक्षण संस्थाएं हैं हमारी, शिक्षण संस्थाओं का क्या कर्तव्य होगा? शिक्षण संस्थाओं में चाहे वो वित्त पोषित संस्था हो, स्ववित्त पोषित संस्था हो, राजकीय हो, अशासकीय हो, शासकीय हो, जितनी भी हो, उन सभी के लिए कंपलसरी होगा कि दिव्यांग जनों के लिए उनको बिना किसी विभेद के प्रवेश दिया जाना है। खेल और आमोद प्रमोद के साधनों का, गतिविधियों का समान अवसर प्रदान किया जाना है। भवन परिसर तक विभिन्न सुविधाएं तक उनकी पहुंच होनी चाहिए कि किसी भी तरीके से उनको दिक्कत ना हो। प्रत्येक दिव्यांग जन के बारे में शिक्षा के प्राप्त स्तरों और पूर्णता के रूप में उसकी भागीदारी और प्रगति को मॉनिटर किया जाए। जो भी शिक्षा है
शिक्षा में स्कूल जाने वाले बालकों के लिए 5 वर्ष में सर्वेक्षण किया जाना है। सर्वेक्षण के लिए अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से 2 वर्ष की अवधि में इसका सर्वेक्षण हो जाना चाहिए। पर्याप्त संख्या में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना, जिसके अंतर्गत दिव्यांग अध्यापक भी होने चाहिए जो कि उन दिव्यांगों की बातों को अच्छे से समझ सके। कौशल विकास और नियोजन, जो व्यवसायिक प्रशिक्षण और स्वयं नियोजन है, समुचित सरकारें दिव्यांगजनों के लिए नियोजन, विशेषकर उसके व्यवसायिक प्रशिक्षण और स्वनियोजन को सुगम बनाने के लिए कार्य करती है। नियोजन में विभेद न करना, समान अवसर की नीति और अभिलेखों का रखा जाना, जो भी अभिलेख है वो सुरक्षित रखे जाए। समान अवसर की नीति के बारे में हम लोग बात करते हैं। जो सामाजिक सुरक्षा है, सामाजिक सुरक्षा सबको मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य देखरेख इनकी होनी चाहिए, इनके लिए भी बीमा स्कीमें होनी चाहिए। और अनुसंधान और विकास, अनुसंधान और विकास की जहां बात करते हैं तो संस्थाओं के माध्यम से आवास और पुनर्वास जैसे जो दिव्यांगजनों के मुद्दे हैं उनका भी आरंभ किया जाना चाहिए। खेलकूद की गतिविधियां, जो दिव्यांगजन हैं उनके खेलकूद की गतिविधियां निरंतर होनी चाहिए, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो मेन चीज आती है, उच्च शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण होना चाहिए। जो भी उच्च शिक्षा संस्थाएं हैं, सभी सरकारी संस्थाएं सरकार से सहायता प्राप्त कर रही हैं, वहां पर आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। इसका भी हमें ख्याल रखना है। साथ ही साथ आरक्षण में अंध और निम्न दृष्टि, बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास, चलन दिव्यांगता और प्रमस्तिष्क घात, रोग मुक्त, कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण, इन सब पे सभी पर कुछ न कुछ आरक्षण की व्यवस्था इन सभी को होनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में भी नियोजकों को प्रोत्साहन दिया जाए कि यदि आप दिव्यांगजनों को अपने यहाँ रखते हैं तो हम आपको ये सुविधा देंगे, तो धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर में भी इस तरीके की व्यवस्थाएं बन जाएंगी। उच्च सहायता वाले दिव्यांगजन जो हैं उनके लिए भी, चूंकि अगर ज्यादा पढ़े लिखे हैं और उनके पास दिव्यांगता है तो उनके लिए हमें अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी। और जो भी हमारी सरकारें हैं, अभी हम बार बार बात करें, जागरूकता अभियान होना चाहिए, सहनशीलता हो, सहानुभूति हो, और दिव्यांगता की मानवीय दशा पर विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और जो प्रशिक्षण है वहां पर किसी प्रकार का उनको अलग अलग ना किया जाए, उनको सुग्राही बनाया जाए, वो हर चीज को समझ सके, परिवहन तक पहुंच हो, और साथ ही साथ ऐसे संस्थाएं बनाई जाए जहां पर आवेदन कर सके और आवेदन के बाद उनकी जो समस्याएं हैं वो टाइमली समाप्त हो जाए। और इस तरीके से जिला स्तर समिति बनाई जाए, दिव्यांगता सलाहकार समिति और जिला स्तर समिति बनाई दी जाए, जहां पर वो लोग काम कर सके। केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड के नाम से एक निकाय बनाया गया है, जहां पर केंद्र सरकार के दिव्यांगता कार्य का प्रभारी मंत्री पदेन अध्यक्ष होता है और उससे संबंधित राज्य मंत्री जो है वो पदेन उपाध्यक्ष होता है। 3 सांसद होते हैं, 2 का निर्वाचन लोकसभा द्वारा, 1 का राज्यसभा द्वारा होता है। ये पदेन सदस्य होता है। और दिव्यांगता कार्य के प्रभारी मंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक उपराज्यपाल जो है वो पदेन सदस्य होते हैं। इस तरीके से एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। सचिव नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पदेन सदस्य होते हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद पदेन सदस्य होते हैं। अध्यक्ष राष्ट्रीय स्वलीनता प्रमस्तिष्क घात स्वप्राणता, ये भी पदेन सदस्य होते हैं। अध्यक्ष प्रबंध निदेशन, ये भी पदेन सदस्य होते हैं। तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है और ढेरों संस्थाएं हैं। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून, राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान सिकंदराबाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन निदेशालय नई दिल्ली, और ऐसे ढेरों संस्थाएं हैं जो इस पे
काम कर रही हैं और ये सभी उसके सदस्य होते हैं। जो सदस्य हैं उनकी वो जो है इनके बारे में सोचते हैं, इनके बारे में विचार करते हैं कि किसी भी प्रकार की इनको इस दिक्कतें ना आवे, कहीं पर भी कोई भी दिक्कतें ना आवे। दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्त की भी व्यवस्था की गई है। मुख्य आयुक्त जो है वेतन, संदेह वेतन, भत्ते और ये सब उसको मिलते हैं, और जो आपका राज्य आयुक्त है उसके साथ भी इस तरीके से ही कार्य होता है। मुख्य आयुक्त का जो कार्य है वो क्या है कि स्वप्रेरणा के साथ या जो है किसी भी तरीके से उन कारकों का अवलोकन करेगा जो दिव्यांगजनों के अधिकारों का उपभोग करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। अगर दिव्यांगजनों के अधिकारों में बाधा उत्पन्न करता है कोई, तो उस पर जो प्राधिकारी है, नीचे वाले अधिकारी हैं, उनकी अगर कोई सिफारिश होगी तो उस पर वह कार्रवाई भी कर सकता है। और इन सभी के लिए विशेष न्यायालय की व्यवस्था की गई है। त्वरित जजमेंट देने के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले में एक सेशन न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए विशेष न्यायालय के रूप में रखा गया है, जिसे विशेष लोक अभियोजन भी कहते हैं। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए उस न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में एक अवधि के लिए अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय कर रहा हो। दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय निधि क्या है? सन 2000 में सिविल अपील हुई थी 4655 और 5218, जिसमें 16 अप्रैल 2014 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने बैंकों, निगमों, वित्तीय संस्थाओं द्वारा संदेह सभी राशियों में अनुदान, दान, सम्मान, वसीयत, इन सभी में ऐसी व्यवस्था की गई थी कि दिव्यांगजनों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दिव्यांगजनों के लिए जो कुछ चीजें बचती हैं वो केवल इतना ही है कि जो दिव्यांगजनों के लिए एक पॉइंट आया था कि किस स्थिति के व्यक्ति को कहाँ तक माना जाएगा, शारीरिक दिव्यांगता कहाँ तक होती है। ये पॉइंट है कि कितने प्रतिशत विक्षिप्त हो तो उस व्यक्ति को दिव्यांग माना जाता है, इसका कोई मानक है? उसी मानक की मैं बात कर रहा हूँ। शारीरिक दिव्यांगता दो तरीके की, गति विषयक दिव्यांगता। गति विषयक दिव्यांगता में क्या है कि जो स्वयं वस्तुओं की गतिशीलता से संबंधित है वो गति विषयक है। जैसे कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति, जैसे किसी को कुष्ठ हो गया है तो कुष्ठ जो हुआ है उसके साथ क्या है, हाथ या पैरों में है या आंख या पलक में है, कितना है ये देखा जाता है। प्रमस्तिष्क घात जो दिमाग में है, दिमाग में आ गया है। बौनापन जिसकी लंबाई 4 फीट 10 इंच 147 सेंटीमीटर से कम रह जाती है, उसको इसका लाभ मिलता है। और इसके साथ ही तेजाबी आक्रमण, जैसे तेजाब का आक्रमण कर दिया गया तो तेजाब के आक्रमण से जिस किसी के ऊपर तेजाब का आक्रमण किया गया है तो अगर उसका 60% से ऊपर अंग खराब हो गया है तो वहां पर ही काम करेगा। अंधता से मतलब क्या है कि जिसकी आंख की देखने की क्षमता 3/60 से कम हो या 10 डिग्री से कम के कोण पर वह देख पा रहा हो, वहां पर देखा जाता है। श्रवण शक्ति के ह्रास में क्या आता है कि जो वह बालक जो 70 डेसिबल श्रव्य ह्रास वाले व्यक्ति 70 से कम वाली सुन पा रहा है, उसी को खाली लिया जाता है। और इसके साथ ही साथ मानसिक रुग्णता की बात करते हैं तो मानसिक रुग्णता में जो चिंतन आ रहा है हमारा वह यह है कि चिंतन, मनोदशा, बोध, असंकरण, ये सभी चीजें जो है स्मरण शक्ति में आती है। और स्मरण शक्ति के अंतर्गत याददाश्त की कमी है। इसके अलावा हीमोफीलिया रक्त विकृत का है। 2 मिनट में खत्म कर दें। रक्त विकृत हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जो हमेशा पुरुषों को ही प्रभावित करता है। और थैलीसीमिया जो है
ये एक समूह प्रेरित है, सिकल कोशिका रोग है, बहुदिव्यांगता है। और इस तरीके से ये हमारे जो एक्ट बने हुए हैं, 2 एक्ट हमारे आज कंप्लीट हो रहे हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की हम चर्चा करेंगे। तो और साथ ही साथ जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, इसकी हम लोग नेक्स्ट डे चर्चा करेंगे। इन